आपने आर्कटिक काउंसिल या आर्कटिक परिषद का नाम तो सुना होगा। इस परिषद के 8 सदस्य देश हैं और ये यूरोप और अमेरिका महादेशों के देश हैं। लेकिन 2013 में आर्कटिक परिषद ने 5 एशिया प्रशांत के देशों को पर्यवेक्षकों के रूप में संगठन में शामिल किया और ये देश थे भारत, चीन, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। इस कदम ने आर्कटिक मामलों के चल रहे अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक अहम मोड़ दिया, क्योंकि एशिया सहित सदस्य देशों की सरकारों ने औपचारिक रूप से उभरते हुए आर्थिक और वैज्ञानिक के साथ साथ क्षेत्र के रणनीतिक मूल्य को पहचाना। अब आप पूछेंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। असल में एशिया प्रशांत के देशों के इस समूह में शामिल हुए 10 साल हो गए और इसके पीछे सोच थी कि एशिया आर्कटिक कूटनीति की राह में आने वाली चुनौतियों को कम करना। लेकिन हाल के सालों में देखा गया है कि आर्कटिक परिषद के देश एशिया आर्कटिक के बीच कूटनीति को फलदायी बनाने के लिए सजगता दिखाने में नाकाम रहे हैं। रूस और पश्चिमी जगत के बीच रस्साकशी ने इसे और भी प्रभावित किया है। अब ऐसे में सवाल है कि एशिया आर्कटिक कूटनीति में क्या अड़चनें हैं। सवाल ये भी है कि एशियाई देश आर्कटिक को लेकर कितने गंभीर हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे और इसके साथ ही हाल के सालों में इस इलाके में दुनिया की दिलचस्पी क्यों बढ़ी है, ये भी हम समझेंगे। आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के तहत भूमि पर मौसमी रूप से अलग अलग बर्फ और हिम का आवरण होता है। आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है। आर्कटिक परिषद एक अंतर सरकारी फोरम है और इसका मकसद आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति आर्कटिक देशों, आर्कटिक के देशज समुदायों और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा से हुई और इस परिषद में सदस्य देश के रूप में 8 परिध्रुवीय देश शामिल हैं और इन्होंने आर्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और देशज लोगों की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण की उन्नति का बीड़ा उठाया है। इन देशों में शामिल हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। गौरतलब है कि आर्कटिक परिषद जैव विविधता में परिवर्तन, समुद्री बर्फ का पिघलना, प्लास्टिक प्रदूषण और ब्लैक कार्बन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक सर्वसम्मति आधारित निकाय के रूप में काम करती है। अब अगर आर्कटिक इलाके की बात करें तो यहाँ की जलवायु कठोर है और यहाँ का तापमान मानव जीवन के अनुकूल नहीं है। इसके चलते लंबे समय से विकास और संसाधनों के दोहन में रुकावट पैदा होती रही है और इसके बावजूद जलवायु संकट तेजी से इसे बदल रहा है। अब तक वीरान पड़ा ये इलाका अब तेजी से आबाद हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभावों ने ध्रुवीय बर्फ के विशाल चट्टानों को पिघला दिया है और ऐसे में दसियों खरब डॉलर मूल्य के संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए दुनिया के सभी देश तेजी से इस इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। आर्कटिक में दुनिया की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए मछलियां हैं और इस्तेमाल के लिए जीवाश्म ईंधन के विशाल भंडार भी हैं। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अब तक न खोजे गए नए प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों में से 22% आर्कटिक क्षेत्र में हैं। साथ ही अन्य खनिजों के अतिरिक्त ग्रीनलैंड में विश्व के 25% दुर्लभ मृदा धातुओं के होने का अनुमान है। बर्फ के पिघलने के बाद इन बहुमूल्य खनिज स्रोतों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस इलाके में दिलचस्पी दिखा रही है। अब सवाल है कि एशिया आर्कटिक कूटनीति में क्या प्रगति है। तो अगर एशिया आर्कटिक कूटनीति की बात करें तो 1 दशक पहले ही एशिया प्रशांत के देश आर्कटिक परिषद के छतरी तले आ गए थे, मगर इस कूटनीति को अभी भी खास तवज्जो की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि इसकी राह में कई चुनौतियां हैं और इसमें सबसे अहम है कि रूस और पश्चिम जगत के बीच व्यापक राजनयिक विभाजन देखने को मिल रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस ने आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति काफी बढ़ा दी है। पश्चिमी देशों ने इसे पश्चिमी जगत पर दबाव बढ़ाने वाला बताया। इस इलाके में रूस की मौजूदगी से इसके आसपास के नाटो देश टेंशन में हैं और इस रस्साकशी के चलते आर्कटिक परिषद ठीक से काम नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ एशिया के देशों में केवल चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जो अपने आर्कटिक हितों पर गाहे बगाहे बातें करते नजर आते हैं। कई सालों तक शांत रहने के बाद 2022 में भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति जारी की। हिमालय क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाले अनुसंधान से आर्कटिक अध्ययन को जोड़ते हुए अपनी खुद की ध्रुवीय क्षमता को और विकसित करने की मांग की है, जिसे अक्सर थर्ड पोल कहा जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में आर्थिक और मानव विकास दोनों के महत्व को रेखांकित किया है और आर्कटिक के लोगों को एकजुट करने के तरीके के रूप में
आर्कटिक सर्कल जापान फोरम में योग के अभ्यास को भी बढ़ावा दिया है। गौरतलब है कि आर्कटिक सर्कल जापान फोरम को 2013 में स्थापित किया गया था। इसे गैर आर्कटिक देशों को आर्कटिक सरकारों और एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरी ओर जापान उच्च क्षेत्रीय अनुसंधान के कई क्षेत्रों में लंबे समय से योगदान दे रहा है। अभी तक अज्ञात जापानी आइस ब्रेकर 2026 तक तैनात किया जाना निर्धारित है। टोक्यो अपनी व्यापक विदेश नीति के एजेंडे को आर्कटिक से जोड़ रहा है, जिसमें उसने मुक्त और खुले आर्कटिक की मांग की है, जैसा कि स्वतंत्र और खुली हिंद प्रशांत के लिए कहा जाता है। समुद्री प्रशासन, कनेक्टिविटी और महत्व पर जोर देते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने इस साल के अंत में जापान की 2018 की महासागर नीति की मूल योजना और इसकी 2015 की आर्कटिक नीति को संशोधित करने की भी योजना बनाई है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया भी इस दिशा में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि आर्कटिक क्षेत्र के लिए इन देशों की प्रतिबद्धता ही आर्कटिक एशिया की कूटनीति को बेहतर दिशा की ओर ले जाएगी। ऐसे समय में जब एशिया प्रशांत की सुरक्षा नाजुक दौर से गुजर रही है, इस इलाके के देश अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका, भारत और जापान एक तरफ है तो दूसरी तरफ चीन ने मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि यही सारे देश आर्कटिक परिषद में भी शामिल हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आर्कटिक एशिया कूटनीति अपने लक्ष्य को हासिल कर पाती है या नहीं। चलिए अब इस चर्चा से जुड़ा हुआ आज का सवाल देख लेते हैं। सवाल है, आर्कटिक परिषद क्या है? आर्कटिक एशिया कूटनीति की राह में क्या चुनौतियां हैं? वर्णन कीजिए।